Yes, good morning, everyone. Today we will discuss about the next topic of this chapter, which is Rutherford's alpha particles scattering experiment. देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है क्योंकि इसी एक्सपेरिमेंट के बाद में एटम की स्ट्रक्चर डिसाइड की जाएगी कि एटम की स्ट्रक्चर क्या होगी, मतलब कि बेसिक जो फंडामेंटल्स होंगे कि एटम में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए और वो इंग्रेडिएंट्स कहाँ कहाँ पर रहते हैं, क्या क्या उनकी लोकेशंस होती है। तो ये सब कुछ क्लैरिफाई होगा इस एक्सपेरिमेंट के बाद में। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये वर्ल्ड के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट में काउंट किया जाता है क्योंकि ऑब्वियसली एटम के स्ट्रक्चर के बारे में इस एक्सपेरिमेंट के बाद में लिखा गया। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट कब किया गया और किसने किया और उनके साथ कौन कौन लोग थे इसमें, तो उन सबको हम लोग अब देखते हैं। फिर मैं आपको इसका डायग्राम बताऊंगा। डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसमें अरेंजमेंट हमें करना पड़ेगा इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। सबसे पहले ये कब हुआ? इन द ईयर 1911। और कौन कौन साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे या कौन कौन स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व थे, तो उसके बारे में लिखते हैं हम लोग। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नेक्स्ट हैंस गीगर एंड अर्नेस्ट मार्सडन। तो ये तीन लोगों ने मिलकर के एक्सपेरिमेंट किया। अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो कि प्रोफेसर थे और ये दोनों इनके स्टूडेंट्स हैं, हैंस गीगर एंड अर्नेस्ट मार्सडन। तो इन तीनों ने मिलकर के इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया और वो एक्सपेरिमेंट का सेटअप क्या था उसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, रदरफोर्ड जो भी एटॉमिक मॉडल बनाएंगे। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट के बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मॉडल ऑफ एटम विच इज गिवन बाय रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अब ये जो मॉडल ऑफ एटम होगा इसके बारे में कुछ और पोस्टुलेट्स दी जाएंगी, वो नील्स बोर देंगे। और जो नील्स बोर है जो इस मॉडल को और अच्छे से समझाएंगे, एटम का जो मॉडल होगा वो भी क्या है, वो भी रदरफोर्ड के ही स्टूडेंट है। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो थे उनके स्टूडेंट हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सन थे। इन स्टूडेंट्स ने इनके साथ में मिलकर के एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम क्या रखा गया? रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और आगे इस एक्सपेरिमेंट के बाद में जो मॉडल हमारे सामने आएगा एटम का, उसको और मतलब कि उसमें और भी करेक्शंस की कि उसमें जो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उन प्रॉब्लम्स को दूर किया। वो किसने किया? नील्स बोर ने किया। और नील्स बोर भी किसके स्टूडेंट रह चुके हैं? वो भी रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे। ओके, तो हम लोग अब लिखते हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या क्या अरेंजमेंट लगाया गया, क्या क्या सेटअप था। उस सेटअप को मैं यहां पर बनाता हूं। ओके, इसमें सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक सोर्स। तो उस सोर्स को यहां पर बनाते हैं जिससे अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे। वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज है और ये क्या है। ओके, तो यहां पर ये जो है, ये एक बॉक्स जो मैंने बनाया इसको बोला जाता है लेड कैविटी। और इसके बीच में यहां पर एक सोर्स रखा गया, ये है रेडियो एक्टिव सोर्स। अब ये रेडियो एक्टिव क्या होता है उसको भी डिस्कस करेंगे। रेडियो एक्टिव सोर्स विच इज बिस्मिथ। बिस्मिथ एलिमेंट है एक जिसको BI से लिखा जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और यहां से अल्फा पार्टिकल्स की एक स्ट्रेट बीम मिलेगी और इसके दोनों तरफ भी दीज आर लेड ब्रिक्स। ये लेड की ही क्या है? ब्रिक्स है। ओके, एंड दिस इज द
बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। जैसे हम लोग प्रोपोर्शनेट का सिंबल लिखते हैं, वही सिंबल हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, अल्फा के लिए यूज करते हैं। ओके, आफ्टर दैट हियर gold foil is placed in front of the beam of alpha particles। तो यहाँ पर ये हमने एक अरेंजमेंट किया और इस अरेंजमेंट में क्या लगी हुई है, ये गोल्ड फॉइल है जिसकी थिकनेस 10 टू द पावर -7 मीटर के आसपास होती है, मतलब कि बहुत थिन है। ओके इसके बाद हमें एक स्क्रीन लगानी पड़ेगी ताकि ये पता लग सके कि ये अल्फा पार्टिकल्स कहाँ पर आकर के कोलाइड कर रहे हैं। ओके तो ये एक स्क्रीन हमने यहाँ पर लगाई, और ये कौन सी स्क्रीन है, तो आंसर है जिंक सल्फाइड। ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी। इसके बाद में अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट भी जा सकते हैं, तो मैं एक इस स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू रखता हूं यहाँ पर। यहां से हम लोग एंगल्स मेजर करेंगे कि कितने एंगल पर पार्टिकल स्कैटर हुआ। ओके इसके बाद में यहां पर हम लोग एक डिटेक्टर लगाएंगे। वो डिटेक्टर से हम लोग ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये अल्फा पार्टिकल कहां पर जाकर के कोलाइड कर रहा है। सो इट इज ए रोटेटेबल डिटेक्टर। डिटेक्टर बोल सकते हो, बेसिकली ये क्या होता है, ये एक माइक्रोस्कोप होता है। सो हियर आई विल आल्सो राइट इट इज ए माइक्रोस्कोप विच कैन रोटेट, जो क्या कर सकता है, इसके चारों तरफ ऐसा घूम सकता है, स्क्रीन पर इसको कहीं पर भी लेकर के जा सकते हैं। ओके तो इस तरह से ये अरेंजमेंट किया गया इस एक्सपेरिमेंट के लिए, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के लिए ये अरेंजमेंट है। और इसमें मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो है, इसके बारे में देखते हैं क्या होगा। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स pass straight without any deviation। बिना किसी डेविएशन के ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे निकल जाते हैं। ओके तो ये अरेंजमेंट है, देख लीजिए कंप्लीट डायग्राम। फिर हम लोग इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये सोर्स क्या है, लेड कैविटी क्या होती है, ये अल्फा पार्टिकल्स की बीम कैसे मिलेगी, गोल्ड फॉइल क्यों लगाया, सामने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन क्यों लगा रखी है, और ये डिटेक्टर की क्या जरूरत पड़ेगी हमें। क्या बिना डिटेक्टर के हमें ये नहीं पता लगेगा अल्फा पार्टिकल कहां पर कोलाइड कर रहा है, तो आंसर है नो। ये जो ब्राइटनेस होगी जहां पर अल्फा पार्टिकल टकराएगा, ओके तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग रेडियो एक्टिव सोर्स को डिस्कस करते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। न्यूक्लियस में देखिए क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। जैसे आपने हाइड्रोजन में देखा, हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है। न्यूक्लियस की बात करेंगे हम, तो इसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन है। हीलियम न्यूक्लियस क्या होगा, जिसमें 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन्स होंगे, ये हीलियम न्यूक्लियस होगा। अब इसमें इन सब न्यूक्लियॉन्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। मैंने आपको बताया था कि ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स जो न्यूक्लियस में रहते हैं उनको क्या बोल सकते हैं, उनको न्यूक्लियॉन्स बोला जा सकता है। तो ये जो सारे न्यूक्लियॉन्स हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। अगर ये किस रेंज में होंगे, तो आंसर है 10 टू द पावर -15 मीटर की अगर रेंज में होंगे तो ये सब एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। लेकिन यहां पर रिपल्शन फोर्स भी है, प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल कर सकता है, प्रोटॉन प्रोटॉन को क्या कर सकता है, रिपेल कर सकता है। लेकिन ये जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इस रिपल्शन फोर्स से ज्यादा है। इसी वजह से तो न्यूक्लियस यहां पर बना हुआ है, स्टेबल है। अगर रिपल्शन फोर्स ज्यादा होता तो ये प्रोटॉन एक दूसरे से दूर चले जाते। अगर रिपल्शन फोर्स ज्यादा होता तो ये दोनों प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते और एक दूसरे से दूर चले जाते, न्यूक्लियस टूट जाता। ऐसा नहीं हो रहा।
ऐसा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, जिसको न्यूक्लियर फोर्स बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है इस नेचर के अंदर, जो क्या करता है, न्यूक्लियॉन्स को हेल्ड करके रखता है, पकड़ करके रखता है, जिसके कारण से ये सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। अगर ये किस रेंज में होते हैं, 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में होते हैं। ओके, अब हम बड़े न्यूक्लियस की बात करेंगे, जैसे कि बिस्मिथ के बारे में दे रखा है, जैसे कि यूरेनियम होता है। यूरेनियम का न्यूक्लियस भी काफी बड़ा है, उसमें 92 एलिमेंट्स, उसमें 92 प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं। चलो इसको दोबारा से लिख लेंगे, मैं यहां पर उसका डायग्राम बनाता हूं। इसमें 92 प्रोटॉन्स हैं और 143 न्यूट्रॉन्स हैं। टोटल इसका जो नंबर आएगा वो आएगा 235। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये हम लोग यूरेनियम की बात कर रहे हैं, जिसको लिखा जाता है 92U235। इसका ये सिंबल है यूरेनियम यू। अब इसमें 92 प्रोटॉन है और 143 न्यूट्रॉन्स है, जो इस तरह से इसमें फैले हुए होंगे। बीच बीच में कहीं पर न्यूट्रॉन होगा, कहीं पर प्रोटॉन होगा, तो इस तरह से ये रहेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ये हमने इसका क्या बना दिया, ये इसका न्यूक्लियस बना दिया। अब देखिए यहां पर रिपल्शन फोर्सेस भी होंगे। ये प्रोटॉन अपने आसपास के न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स को तो अट्रैक्ट करेगा, जो किस रेंज में होंगे, 10⁻⁻15 मीटर। तो ये प्रोटॉन इस न्यूट्रॉन को, ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को, ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को, इन सबको अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि ये 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में आ रहे हैं। लेकिन क्या ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर सकता है क्या? ये जो किनारे पर दोनों है, एक इस एज पर है और एक इस एज पर है, तो ये दोनों एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स तो नहीं लगा सकते। लेकिन रिपल्शन फोर्स तो अभी भी काम कर रहा है। प्रोटॉन प्रोटॉन पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो यहाँ पर रिपल्शन फोर्स तो अभी भी काम कर रहा है। तो होता क्या है कि इतने सारे प्रोटॉन्स के कारण जो प्रोटॉन यहाँ पर किनारों पर होंगे, एजेस पर होंगे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता। तो इस कारण से ये न्यूक्लियस ऐसा 2 पार्ट्स में स्प्लिट अप हो जाता है। आधे प्रोटॉन एक तरफ चले जाते हैं और आधे प्रोटॉन दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो जिसमें तो यूरेनियम जब टूटते हैं तो 2 नए एलिमेंट बनते, क्रिप्टॉन और बैरियम। क्रिप्टॉन और बैरियम। तो क्रिप्टॉन जिसमें 36 प्रोटॉन चले जाते हैं, ये वाला हिस्सा ऐसा टूट गया, इसमें 36 प्रोटॉन थे, वो तो बन गया क्रिप्टॉन। देखो प्रोटॉन्स के नंबर पर ही तो एलिमेंट अलग अलग है। जिसमें एक प्रोटॉन है उसको हाइड्रोजन बोलते हैं, जिसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं उसको हीलियम बोला जाता है, 3 प्रोटॉन वाले को लिथियम, 6 प्रोटॉन वाले को कार्बन, 7 प्रोटॉन्स वाले को नाइट्रोजन, और जिसमें 8 प्रोटॉन्स होते हैं उसको ऑक्सीजन बोलते हैं, 10 प्रोटॉन्स होते हैं उसको नियोन बोलते हैं। तो प्रोटॉन के बेसिस पर ही तो एलिमेंट्स अलग अलग है। तो यहां पर 36 प्रोटॉन अगर एक तरफ चले गए तो वो बन गया क्रिप्टॉन, 56 प्रोटॉन एक तरफ चले गए तो वो बन गया बैरियम। तो यहां पर ये न्यूक्लियस का क्या हुआ, ये स्प्लिट अप हो गया, ये टूट गया। ये क्या हो गया, स्प्लिट अप हो गया, टूट गया। इसको न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। और इस प्रोसेस में क्या निकलते हैं, इस प्रोसेस में अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। इस प्रोसेस में क्या निकलते हैं, इस प्रोसेस में अल्फा पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। तो जब ये न्यूक्लियस ऐसा टूटेगा तो इसमें से कुछ न्यूट्रॉन्स भी निकलेंगे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स भी निकलेंगे। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जिनके न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होते, जिनमें प्रोटॉन का नंबर ज्यादा होता है, और प्रोटॉन के नंबर ज्यादा होने की वजह से उनके बीच में रिपल्शन फोर्सेज होते हैं और उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल रहता है। तो कुछ सेकेंड्स के बाद में या कुछ मिलियन ईयर्स के बाद में ये इनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है कि कितने समय बाद ये ऐसा करेगा। तो ये क्या करते हैं, ये टूटते रहते हैं, स्प्लिट अप होते रहते हैं और अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल्स निकालते रहते हैं। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम की स्ट्रक्चर आपने अच्छी तरह से पढ़ी है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम एंड इन द फर्स्ट ऑर्बिट देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर से एटम तो नहीं निकल सकता, एक एटम के अंदर से एटम नहीं निकल सकता, तो क्या होगा, तो इसमें जब ये बड़े एलिमेंट्स जो होंगे, यूरेनियम या इसके अलावा बिस्मिथ, पोलोनियम, ये जो एलिमेंट्स होंगे ये अपने अंदर से प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को निकालेंगे। मैंने बताया ये अनस्टेबल होते हैं एलिमेंट्स, ये न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, न्यूक्लियस ऐसा टूट जाता है और हो सकता है कि उस समय पर 2 प्रोटॉन एक साथ निकले।
अगर दो प्रोटॉन एक साथ निकलेंगे तो दो प्रोटॉन वाले को क्या बोलते हैं? दो प्रोटॉन वाले को हीलियम बोलते हैं। दो प्रोटॉन वाले को क्या बोला जाता है? हीलियम। तो ये हीलियम का न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना है। ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन थोड़ी दिख रहे हैं, सिर्फ न्यूक्लियस। सिर्फ दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन एक साथ निकले तो वो उनका जो कॉम्बिनेशन था वही तो क्या था? हीलियम न्यूक्लियस। सो दिस इज द हीलियम न्यूक्लियस। आप इसको क्या लिख सकते हैं? He+2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी। तो न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक साथ निकल रहे हैं, और अगर दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन ये सब एक साथ मिलकर के निकलेंगे तो वो क्या होगा? हीलियम न्यूक्लियस होगा। और इसी हीलियम न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? अल्फा पार्टिकल। हीलियम न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? अल्फा पार्टिकल। तो याद कर लीजिए, अल्फा पार्टिकल क्या है? जिसमें दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन है, उसके न्यूक्लियस में हीलियम न्यूक्लियस। ओके, तो ये थे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जिनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं और क्या करते रहते हैं? वो अल्फा पार्टिकल्स को निकालते रहते हैं। तो हमने इसके लिए बिस्मिथ को लिया। बिस्मिथ भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हम यहां पर रखेंगे। अच्छा, अब इसको लेड कैविटी में क्यों रखा? लेड कैविटी में रखने का ये रीजन था क्योंकि जो लेड जो एलिमेंट है वो इन अल्फा पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो लेड है वो अल्फा पार्टिकल्स को, न्यूट्रॉन्स को, इनको क्या कर सकता है? इनको एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको ऐसा सराउंडिंग में नहीं रख सकते। बिस्मिथ एलिमेंट को हमने यहां रख दिया तो क्या होगा? तो इसके अंदर से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, गामा रेज निकलेंगी, इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे। तो ये सारे पार्टिकल्स जाकर के जब हमारी सेल्स के साथ कोलाइड करेंगे, टिश्यूज के साथ कोलाइड करेंगे, तो टिश्यूज को डैमेज कर देंगे। तो हम लोग डायरेक्ट इनके कांटेक्ट में नहीं आ सकते। ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं इनके आसपास डायरेक्टली नहीं खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हमारे टिश्यूज को ये डैमेज करेंगे, क्योंकि इसमें से पार्टिकल्स निकलेंगे बहुत सारे। तो इसीलिए तो इसको किस में रखा गया है? इसीलिए इसको लेड कैविटी में रखा गया। तो इधर से पार्टिकल निकल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, ठीक है, जाने दो। हमने इसको कैविटी में रख दिया, हमारी तरफ नहीं आ पाएंगे वो पार्टिकल्स। और यहां पर एक ओपनिंग छोड़ी गई। अब इस ओपनिंग से अल्फा पार्टिकल इधर भी जा सकता था और इधर भी जा सकता था। तो ये जो अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल्स इस तरफ भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। तो हमने यहां पर भी क्या लगा दी? हमने यहां पर भी लेड ब्रिक्स लगा दी, ताकि ये इस डायरेक्शन में जाने वाले अल्फा पार्टिकल्स और इस डायरेक्शन में जाने वाले अल्फा पार्टिकल्स को ब्लॉक कर दे, और हमें क्या मिले? एक स्ट्रेट बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स मिले। तो यहां पर जो अल्फा पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे थे, इस ओपनिंग से बाहर आने के बाद, इस ओपनिंग से बाहर आने के बाद इधर जा रहे थे, और जो इधर जा रहे थे उनको हमने लेड ब्रिक्स लगा करके ब्लॉक कर दिया। और ये अल्फा पार्टिकल अब कहां जाएंगे? इससे क्या मिलेगी? अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो कैसा ट्रेवल करेगी? जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, क्योंकि बाकी सब अल्फा पार्टिकल तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे लेड ब्रिक्स के थ्रू। सिर्फ ये वाले बचेंगे जो सीधा जा सकते हैं, और यही हमें चाहिए था एक्सपेरिमेंट में। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ये हमें समझ आ गया कि ये स्ट्रेट बीम मिलेगी अल्फा पार्टिकल्स की, हीलियम न्यूक्लियस ट्रेवल करते हुए जाएंगे स्ट्रेट लाइन में। इसके सामने हमने गोल्ड फॉइल को लगाया। गोल्ड फॉइल, फॉइल आप लोग जानते हैं कैसे बनाई जाती है। जो गोल्ड है वो एक डक्टाइल मेटल है, तो हम लोग क्या करेंगे? डक्टाइल भी है और मेलिएबल भी है। तो अगर ये मेलिएबल है तो हम इसको हैमर से स्ट्राइक करेंगे तो ये थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो तभी तो हमने क्या बनाई? गोल्ड से फॉइल बनाई उसकी। और ये फॉइल इतनी पतली होगी कि आप ये मान सकते हैं कि सिंगल लेयर ऑफ एटम्स होगी। मतलब कि इसमें एटम्स इस तरह से जुड़े होंगे, बस सिंगल लेयर होगी, ना इसके पीछे की तरफ एटम होंगे ना आगे की तरफ एटम होंगे। ये सिंगल लेयर इस तरह से होगी। जब मैं इस गोल्ड फॉइल को ऐसा उठाऊंगा तो मेरे को ट्रांसपेरेंट दिखेगी। क्या दिखेगी मेरे को? इतनी थिन है कि जब गोल्ड फॉइल को ऐसा देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट दिखेगी। ओके, तो ये गोल्ड फॉइल हमने यहां पर लगाई। हमने नहीं लगाई, रदरफोर्ड ने और उसके स्टूडेंट्स ने मिलकर के एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने लगाई। हमने तो डायग्राम में लगाई है। ओके, इसके बाद में ये अल्फा पार्टिकल कहां पर स्ट्राइक करेगा? अल्फा पार्टिकल कहां पर स्ट्राइक करेगा? इसके लिए हमने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई। ये जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, बेसिकली क्या होगा? इसमें एक लिक्विड भरा होगा ये जिंक सल्फाइड का। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल जहां पर भी जाकर के टकराएगा, मान लीजिए अल्फा पार्टिकल यहां पर आया और इसकी स्कैटरिंग होने के बाद ये इस डायरेक्शन में जा रहा है,
इस डायरेक्शन में जाते हुए ये यहाँ पर टकराता है, इस जगह पर कोलाइड करता है। तो इस जगह पर कोलाइड करेगा तो कैसे पता लगेगा? जैसे ही टकराएगा थोड़ी सी ब्राइटनेस प्रोड्यूस होगी। तो ब्राइटनेस प्रोड्यूस होगी, वो ब्राइटनेस इतनी कम होगी, वो चमक इतनी कम होगी कि हमें किसकी हेल्प से उसको देखना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसको देखा जा सकता है। और ये जो माइक्रोस्कोप है ये रोटेटेबल डिटेक्टर भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये इस पूरे अरेंजमेंट पर ऐसा रोटेट कर सकता है। इस डिटेक्टर को यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर हम इसको घुमा सकते हैं। तो ये इस तरह से ऐसा घूमेगा, ये डिटेक्टर लगा हुआ है, इस डिटेक्टर को इस स्क्रीन के चारों तरफ ऐसा घुमाया जा सकता है। ओके, तो ये अरेंजमेंट था, और इस अरेंजमेंट में हमने यहां पर लिखा था मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास रेट। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट में देखिए, रदरफोर्ड और इन तीनों ने मिलकर के, मार्सडन और गीगर, इन तीनों ने मिलकर के क्या किया, यहां पर इस कैविटी को जैसे ही ओपन किया, अल्फा पार्टिकल की एक स्ट्रेट बीम आई, ये सारे अल्फा पार्टिकल यहां से पास हुए और सामने जाकर के टकरा गए, इस स्क्रीन पर इस जगह पर टकरा गए। फिर से एक्सपेरिमेंट किया, फिर से अल्फा पार्टिकल आए, यहां पर सामने आकर के टकरा गए। डिटेक्टर यहां लगा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो यहीं पर आकर के कोलाइड करते हैं। तो बार बार ये एक्सपेरिमेंट किया गया और एक ही रिजल्ट सामने आ रहा है कि अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास हो रहे हैं और यहाँ पर इनका कोलिजन होता है, यहाँ पर ये टकराते हैं सारे के सारे। ओके, तो एक्सपेरिमेंट के कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहे थे, तो एक्सपेरिमेंट को कर दिया गया बंद। एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया गया और रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को करना छोड़ दिया। फिर इनके जो स्टूडेंट है मार्सडन, उनको क्यूरियोसिटी थी कि इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से किया जाए और देखा जाए कि एक्चुअल रिजल्ट क्या आते हैं। तो उन्होंने इसके ऊपर टाइम लगाया, 2 साल 3 साल तक इसको करते रहे, लेकिन रदरफोर्ड को इसके बारे में नहीं बताया। अब उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस देखी, मार्सडन ने, जो रदरफोर्ड के स्टूडेंट है, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखा और उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस देखी। तो ऑब्जर्वेशंस को मैं लिखता हूं कि क्या होगा। जैसे कि टोटल जो पार्टिकल्स हैं, फिर से इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक टेबल बनानी है। मार्सडन ने इस तरह से एक टेबल बनाई, उस टेबल के अंदर उन्होंने लिखा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड यहां पर उन्होंने लिखा एंगल, जिसको थीटा से लिखा जाता है, स्कैटरिंग एंगल, कितने एंगल पर वो स्कैटर हो रहा है। तो टोटल जो पार्टिकल्स थे वो थे 12,000। कितने पार्टिकल्स को एक्सपेरिमेंट में लिया गया, यहां पर जैसी ओपनिंग खोली 12,000 अल्फा पार्टिकल्स आए और वो 12,000 अल्फा पार्टिकल कहां पर जाकर के कोलाइड करेंगे, इसको देखा गया। तो 12,000 में से 11,500 ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे, ये लेस देन 1 डिग्री पर क्या हो गए, स्कैटर हो गए, सीधा चले गए। मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं ये कितने पर चले गए, ये लेस देन 1 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो गए। रिफ्लेक्ट नहीं बोलेंगे, इसके लिए हम लोग स्कैटर बोलेंगे, स्कैटर हो गए। ओके, तो यहां पर क्या हुआ, ये अल्फा पार्टिकल्स आए इस तरह से चल करके, और अल्फा पार्टिकल्स जब आते हैं 12,000 अल्फा पार्टिकल, तो उसमें से 11,500 पार्टिकल्स तो सीधे निकल जाते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ था मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट। ओके, तो 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में से 11,500 के साथ तो ऐसा हुआ कि वो ऐसा सीधा निकल रहे हैं 1 डिग्री के एंगल पर, 1 डिग्री एंगल इधर बना रहे हैं, 1 डिग्री एंगल इधर बना रहे हैं, विच इज वेरी स्मॉल एंगल। ओके, इसके बाद में कुछ 300 पार्टिकल्स जो हैं वो 45 डिग्री के एंगल पर स्कैटर हो गए। जैसे ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री का एंगल है, ये एंगल आपको दिख रहा है। अल्फा पार्टिकल यहां पर आया और जैसे ही गोल्ड फॉइल के पास में आया वो स्कैटर होकर के इस डायरेक्शन में चला गया। तो हमने क्या किया, यहां से एंगल को मेजर किया कि इस स्ट्रेट लाइन से ये 45 डिग्री स्कैटर होकर के इधर जा रहा है, इसी तरह से 45 डिग्री स्कैटर होकर के इस डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो लगभग 300 पार्टिकल ऐसे थे जो यहां से लेकर के यहां तक के एरिया में मिले।
अप्रोक्सीमेटली 300 पार्टिकल्स, तो हमने उसकी रेंज बता दी कि ये 45 डिग्री के एंगल पर स्कैटर हो रहे हैं, चाहे वो 45 डिग्री के एंगल पर इस तरफ स्कैटर हो, चाहे वो उस तरफ स्कैटर हो, ऊपर की तरफ। ओके, तो 11,800 पार्टिकल्स तो यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अप्रोक्सीमेटली 200 जो पार्टिकल्स हैं वो मिले 45 डिग्री टू 90 डिग्री। ये देखिए, ये 90 डिग्री है, ये पार्टिकल यहां पर आएगा और इस डायरेक्शन में चला जाएगा, तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो लगभग 200 पार्टिकल 45 से, ये 45 डिग्री की लाइन है, इस 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में स्कैटर हुए। तो कुछ 100 पार्टिकल इस तरफ जा रहे हैं, कुछ 100 पार्टिकल इस तरफ जा रहे हैं। तो यहां से लेकर के यहां तक का एरिया, और इस डायरेक्शन में 45 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री का जो एरिया है, इसमें 100 पार्टिकल्स, इसमें 100 पार्टिकल्स, तो टोटल कितने पार्टिकल्स मिले? 45 डिग्री टू 90 डिग्री, 200 पार्टिकल्स, 200 पार्टिकल्स। ओके, इसके बाद में ये कितने हो गए? 500, ये तो हमने पूरे कर दिए, 12,000 कंप्लीट ही कर दिए हमने। यहां पर हम लिखेंगे इसको 150 के आसपास। अब 50 पार्टिकल्स बचेंगे, 50 पार्टिकल बचेंगे। उन 50 पार्टिकल के अंदर से जो अप्रोक्सीमेटली 49 पार्टिकल्स होंगे, 49 पार्टिकल्स होंगे, वो मोर देन 90 डिग्री पर स्कैटर हो जाएंगे। सो मोर देन 90 डिग्री, और एक ऐसा पार्टिकल होगा जो 180 डिग्री पर चला जाएगा, मतलब कि रीबाउंड होगा। रीबाउंड होगा मतलब जहां से आ रहा है वापस उसी डायरेक्शन में जाना। ओके, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जा रहे हैं, ये हमारी ऑब्जर्वेशन, ये मार्स जन की ऑब्जर्वेशन है, उनकी ये ऑब्जर्वेशन थी। 11,500 पार्टिकल्स जो है सीधे निकल गए लेस देन 1 डिग्री पर, 300 पार्टिकल 45 डिग्री पर, 150 पार्टिकल 45 टू 90 डिग्री, और अप्रोक्सीमेट 49 पार्टिकल्स मोर देन 90 डिग्री ऐसा जा रहे थे, 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पर। और एक पार्टिकल ऐसा था जो यहां पर आया और वापस इस डायरेक्शन में चला गया। देखिए, ये पूरा 180 डिग्री एंगल नहीं है, यहां पर 180 डिग्री लिखने का मतलब है कि उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई, रीबाउंड हो गया। जिस डायरेक्शन से आ रहा था उस डायरेक्शन में ही नहीं जा रहा, ये वापस इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक पार्टिकल वापस आया, एक पार्टिकल वापस आया। तो मार्सडन ने ये टेबल बनाई, और ये टेबल बना करके रदरफोर्ड को बताया कि सर देखिए, मैंने आपका एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रखा था और ये उसकी ऑब्जर्वेशन है। तो रदरफोर्ड बड़े शार्प थे, उन्होंने इस चीज को पकड़ा, ये वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि एक पार्टिकल वापस आया होगा तो क्यों आया होगा। एक पार्टिकल अगर वापस आया होगा तो क्यों आया होगा, इसके बारे में उन्होंने सोचा, और इसके रीजंस के बारे में उन्होंने कुछ बातें लिखी कि एक पार्टिकल वापस आता है तो क्यों आता है। ओके, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, इससे थॉमसन का मॉडल तो गलत प्रूफ हो गया। इससे क्या हुआ? थॉमसन का मॉडल तो गलत प्रूफ हो गया। थॉमसन ने क्या बोला था? उन्होंने ये बताया था कि जो एटम होता है वो एक स्फीयर होता है, सॉलिड स्फीयर होता है, जिसमें सब जगह पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर अल्फा पार्टिकल आते तो यहां पर रुक करके सारे के सारे वापस चले जाते। क्यों चले जाते? क्योंकि इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन है। ये गोल्ड का न्यूक्लियस है तो इसमें 79 प्रोटॉन्स होंगे। गोल्ड 79 नंबर पे आता है, तो इसका मतलब उसके न्यूक्लियस में 79 प्रोटॉन्स। तो दो प्रोटॉन अगर इस तरफ चल करके आ रहे हैं तो सामने से 79 प्रोटॉन क्या करेंगे? इसको रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल वापस चले जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं। चलिए हम इसको एक डायग्राम से क्लैरिफाई करेंगे। अभी थॉमसन के मॉडल को गलत कैसे प्रूफ किया जा सकता है इस एक्सपेरिमेंट से, ये बात समझ आ गई। अभी तक हमने एक्सपेरिमेंट का, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट का ये ऑब्जर्वेशन अपने माइंड में सेट किया कि एक पार्टिकल वापस आया तो क्यों आया।